रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 54। 1 महीने 10 दिन के बाद 1 महीने 10 दिन में सभी के लाइफ बहुत कुछ चेंज हो गया था। जैसे शगुन प्रैक्टिस करते करते वह काफ़ी कुछ सीख गई। अब उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो गया था और वह बहुत सारे स्टेप करने लगी। ट्रेनर उसे मॉर्निंग से लेकर जो भी उसे 2-3 घंटे ट्रेनिंग देता, अब उसकी टाइम भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था और अथर्व का ही डिसीजन था कि उसे और ज़्यादा टाइम तक प्रैक्टिस करवाता रहे। स्टार्टिंग में उसे जो 1 घंटे का वक्त दिया गया था, पर अब अथर्व ने उसे टाइम को इंक्रीज़ कर दिया। शगुन को देखकर ही पता चल रहा था कि उसे इन सब में मज़ा आने लगा है। अब वह टाइम पर उठ जाती थी और ट्रेनर नैन्सी के साथ पूरे जोश में आकर प्रैक्टिस करने लगी। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अथर्व के लिए खुद को तैयार कर रही है। अपने वह डेली रूटीन में प्रैक्टिस करना चालू कर देती। जब तक कि उसकी बॉडी से पसीने नहीं निकलते, तब तक वह खुद को स्टॉप नहीं करती। वहीं अथर्व भी अपने लैपटॉप में उसे देखा करता, वह किस तरह से प्रैक्टिस कर रही है और उसे अपने आप पर ज़्यादा प्राउड फील होने लगा कि शगुन में काफ़ी कुछ बदलाव आ रहा है। जो लड़कियां पहले से बहुत चालाक और होशियार बनकर दूसरों के साथ चीट करती हैं, शगुन में ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ था वह अथर्व भर रहा था। अथर्व उसे रेडी कर रहा था। अथर्व उसे सब कुछ सिखा रहा था। अथर्व उसे अपने जैसा बना रहा था। जैसा वह खुद था, वैसे ही वह शगुन को भी देखना चाहता था। अथर्व उसे टूटकर प्यार करने लगा था। वह चाहता था कि शगुन भी उसे टूटकर ही प्यार करे। वह जैसे खुद को अब डिफेंस करना सीख गया था, वह चाहता था शगुन भी खुद को डिफेंस करे। अथर्व उसे इतना प्यार करता था कि वह कभी उसे छोड़ने का ख्याल अपने दिमाग में नहीं ला सकता। वैसे ही वह चाहता था कि शगुन के भी दिमाग में ये बात फिट हो जाए, वह कभी अथर्व को छोड़कर जाने के बारे में न सोचे। 1 महीने 10 दिन में शगुन कई दफ़ा विला से बाहर गई और जिन लोगों ने उन पर नज़र रखा था, वे लोग अभी भी नज़र रख रहे थे। उन लोगों की नज़र तेजा पर भी था, पर तेजा विला से डायरेक्ट ऑफिस और ऑफिस से डायरेक्ट विला। पर ये जो नए नए दुश्मन बन रहे थे, उन्हें अथर्व बिल्कुल भी नहीं जानता था, क्योंकि अब उसकी अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ भी बातचीत होता था और वह उन्हें बड़ी मोटी रकम भी देता था अगर उसकी कोई दुश्मन हो तो वह हैंडल कर ले। यह जो उसका नया दुश्मन बना था, इसके बारे में किसी को भी भनक नहीं था। यह कौन है, कहाँ से आया है और क्या करने वाला है, पता नहीं क्यों अथर्व देख ऐसा लगता था जैसे उसे बुरा वक्त आने का फील हो रहा हो। इसीलिए तो वह शगुन को जल्दी से ट्रेनिंग दे रहा था। आज जब अथर्व घर आया तो शगुन बेड पर लेटी थी। देख ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी तबीयत ठीक ना हो और अथर्व उसे इतना जल्दी सोता देख उसके पास गया और जाते ही पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ये बोलते वक्त अथर्व बेड पर बैठ ब्लैंकेट नीचे सरकाया जो कि कंधे तक था। चेहरे को देखने लगा जो काफ़ी ज़्यादा थकावट और मुरझाया हुआ दिख रहा था। उसकी आवाज़ सुन शगुन अपनी आंखें खोली और उसे देखते हुए बोली, नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, वह मेरे पीरियड्स चालू हो गए हैं, इसीलिए बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी 1 वीक प्रैक्टिस नहीं करूँगी। ये सुन अथर्व बोला, ओके कोई बात नहीं, तुम 1 वीक आराम करना, पर अब उठो, चलो खाना खा लेते हैं। शगुन नाटक करते हुए बोली, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। अथर्व बोला, तो मैं यहीं खाना मंगा लेता हूँ और हम दोनों यहीं खाएंगे। इतना बोल अथर्व सर्वेंट लुसिया को कॉल किया और उन्हें कहा कि खाना कमरे में लेकर आए और खुद फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। जब तक वह फ्रेश होकर बाहर आया तो सर्वेंट लुसिया डिनर लेकर कमरे में आ गई थी। साथ ही साथ में उन्होंने हल्दी वाला दूध भी लेकर आई थी। सर्वेंट लुसिया खाना की ट्रॉली रखकर कमरे से बाहर चली गई और अथर्व शगुन के पास आया और उसे उठाने लगा, पर शगुन नहीं उठ रही थी।
तो अथर्व बेड पर बैठा और ब्लैंकेट उसके बॉडी से हटाकर साइड में कर दिया। उसकी बाहें पकड़कर उठाकर बिठा दिया। पता नहीं क्यों पर शगुन को अथर्व के सामने यह नाटक करना बहुत अच्छा लगता था। जब भी अथर्व उसे मनाता था, प्यार से खिलाता पिलाता था, उसकी केयर करता था, शगुन को न जाने क्यों यह अजीब सी यह फीलिंग जो भी थी उसे बहुत अच्छी लगती थी। उसे अथर्व के सामने हमेशा नाटक करने का दिल करता था। वह हर एक चीज़ के लिए जिद करने लगी थी, यहाँ तक कि कोई भी चीज़ उठाकर जल्दी नहीं लेती थी। और अथर्व को परेशान करना भी उसे अच्छा लगता था और अथर्व बड़ी इजीली उसकी सारी बातें सुनता था, मानता था। कहीं न कहीं अथर्व की यह साइड शगुन को बहुत अच्छा लगने लगा। यूँ कहा जाए तो धीरे धीरे अथर्व के प्यार में पड़ने लगी थी। वह धीरे धीरे उससे सच में प्यार करने लगी थी, जिससे वह खुद अनजान थी। वह जब भी नहाकर निकलता था और तैयार होता था, शगुन उसे एकटक उसे घूर कर देखती। उसकी परफ्यूम, उसके कपड़े, उसके सभी चीज़ों से अट्रैक्ट होने लगी थी। वह जानबूझकर उसके करीब जाना चाहती थी और जब भी अथर्व उसके साथ इंटीमेट होता, वह खुद भी हो जाती थी क्योंकि यह सब चीज़ अब उसे अच्छा लगता था। अथर्व ने उसे बेड पर से उठाया और सोफे पे लाकर उसे बिठा दिया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगा। वहीं शगुन भी बच्चों की तरह खा रही थी और अथर्व को घूर के देख रही थी। अथर्व उसे भी खिला रहा था और खुद भी खा रहा था, पर अथर्व का ध्यान नहीं था कि वह खाने में जब बिजी था तो शगुन ने झट से उसके गालों पर किस कर ली। यह किस अनएक्सपेक्टेड था, जो कि अथर्व के अचानक से एक एहसास होने लगा और वह जब शगुन के तरफ देखा तो वह उसे ही देख रही थी और अथर्व के देखने से अचानक से शगुन को रियलाइज़ हुआ तो उसने क्या कर दी और तुरंत अपनी नज़र नीचे झुका ली। अथर्व मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से उसके चीन को पकड़ ऊपर किया तो अब शगुन उसे देख रही और अथर्व उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, शर्मा क्यों रही हो तुम? क्या तुम्हें मुझे किस करने का दिल कर रहा है तो तुम कर सकती हो, पर आज मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे पीरियड्स जो चालू हैं। शगुन अपने मन ही मन कहने लगी, बस इससे गंदी बातें करवा लो, यह इसी में होशियार है, मैं भी कम नहीं हूँ। न जाने इसका जूठा खाकर मेरे अंदर भी गंदगी आ गया है। क्या पता क्या हो गया था जो मैंने इसे किस कर ली। पता नहीं क्यों दिन ब दिन मुझे यह अच्छा लगता जा रहा है। थोड़ी देर में उनका खाना हो गया और अथर्व ने उसे अपने हाथों से दूध पिलाया। सर्वेंट लुसिया को कॉल करके उन्हें ट्रॉली ले जाने के लिए कह दिया। सर्वेंट लुसिया आई और सभी चीज़ें लेकर वहाँ से चली गई। उनके जाते ही अथर्व शगुन को अपने गोद में उठाया और बेड पर ले गया। दोनों बेड पर जगे हुए थे और अथर्व अपने हल्के हाथ से उसके सिर पर बालों में फेरने लगा, जिससे शगुन को काफ़ी ज़्यादा सुकून दे रहा था और उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। अथर्व को भी समझ गया कि शगुन को अच्छा लग रहा है, पर वह जानबूझकर उससे पूछा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता रहेगा तो कह दो, मैं नहीं करूँगा। और उसने अपना हाथ हटा लिया। शगुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोली, प्लीज़ ऐसे ही करते रहो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह सुन अथर्व मुस्कुरा दिया और वैसे ही करता रहा। थोड़ी देर के बाद शगुन को नींद आ गया और वह गहरी नींद में सो गई। शगुन जब अपनी गर्म सांसें अथर्व के गर्दन पर छोड़ने लगी, जिसे महसूस कर अथर्व ने उसे थोड़ा दूर किया और उसके चेहरे को देखने लगा और खुद से बोला, तुम अपनी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पास हो गई हो। अब मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता हूँ।
इतना बोल अथर्व ने उसके फोरहेड पर किस किया, उसके बाद हल्का उसके होठ पर किस किया, वापस अपने आप से चिपका कर लेकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग इधर इंडिया अहूजा विला। माहिर काफ़ी ज़्यादा बिजी था और उसे कहीं 1 वीक के लिए बेंगलुरु बिजनेस ट्रिप पर जाना था। उसे दोपहर में निकलना था और उसने सारी तैयारी कर लिया था। और जब कार में बैठा तो उसे तुरंत दिशा का याद आया और काफ़ी दिन हो गया था उसने उसे देखा नहीं था। उसे उसका दिल कह रहा था कि एक बार उसे देखे, पर उसे कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस हो रहा था कि वह जाएगा तो क्या कहेगा और वह क्या रिएक्ट करेगी। अगर कहीं फिर से उसने बहस किया तो। ये सब उसके दिल और दिमाग में ख्याल आया। बहुत सोचने के बाद उसने सभी ख्यालों को साइड में रख दिया और उसने दिशा से मिलने का फैसला लिया कि जाने से पहले एक बार उससे मिलने और काफ़ी दिन भी हो गया उसने उसे देखा नहीं। वह उसके कॉलेज से आने का इंतज़ार कर रहा था कि जब वह कॉलेज से आ जाएगी तो वह उसे मिलने जाएगा। दोपहर का टाइम हो गया और विशाल उसे कॉलेज से पिकअप करके अपार्टमेंट लेकर आया। माहिर को उसकी कॉलेज का आने का परफेक्ट टाइम पता था और उसे अब जब पता चला कि अब दिशा कॉलेज से घर आ गई है तो आधे घंटे के बाद वह अपने ऑफिस से उसे मिलने के लिए निकला। रास्ते में वह बहुत सोच रहा था कि जाऊंगा तो पहले उसे क्या कहूँ या वह क्या कहेगी, कैसे नज़रें मिलाऊं। बहुत कुछ माहिर सोच लिया था पर उसे सच में दिशा को एक बार देखना चाहता था, जिसके कारण वह उसे देखने गया। इधर दिशा ने अपना 1 महीना 10 दिन में काफ़ी कुछ बदलाव आ गया था। उसका जो रूटीन था, सुबह उठना, कॉलेज जाना, कॉलेज से आना, पढ़ाई करना, कितने घंटे टीवी देखना, मोबाइल यूज़ करना, सभी उसने अपना सेटअप कर ली थी। माहिर की तो बहुत याद आती थी पर साथ ही साथ में उसे नफ़रत भी होता था क्योंकि अब किसी को प्यार से तो नहीं भुला सकते, नफ़रत से ही भुलाना पड़ेगा। कुछ ही देर में माहिर अपार्टमेंट पहुंच गया। वहीं दिशा कॉलेज से आने के बाद फ्रेश होकर उसने खाना भी खा लिया। थोड़ी देर बैठकर टीवी देख रही थी कि उतने में डोरबेल बजा और मेड ने दरवाज़ा खोली तो सामने माहिर खड़ा था। अपार्टमेंट में कोई आता जाता नहीं था जिससे उनका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। उनके अपार्टमेंट का दरवाज़ा दिन में 2 बार ही खुलता था, एक सुबह में और एक दोपहर में, नहीं तो हमेशा बंद ही रहता। अभी अचानक से बेल बजने की वजह से दिशा की भी नज़र दरवाजे की ओर गया कि कौन आया होगा। माहिर को यहाँ देख दिशा की तो सांसें गले में अटक गया। वह उसे वैसे ही देखती रही जैसे कि उसने भूत देख लिया है। मेड ने माहिर को अंदर आने के लिए जगह दी और माहिर अंदर आया। दिशा को ये नहीं पता था कि माहिर किस लिए आया है, इसलिए वह उठकर सीधे अपने कमरे में चली गई। माहिर अच्छे से समझ गया कि वह उसे इग्नोर करके गई, उसे देखना नहीं चाहती। उसने लंबी सांस लेते हुए उसके पीछे वह भी कमरे के अंदर चला गया। दिशा को देख तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उसके सामने कमज़ोर पड़ रही है या उससे अपना दर्द उभरने लगा, पर बेचारी खुद को बहुत मजबूत करके वह कमरे में गई और जाकर खिड़की के पास खड़ी हो बाहर देखने लगी। माहिर भी कमरे में आया और उसके पीछे खड़ा हो गया। दिशा को आभास हो गया कि माहिर उसके पीछे ही खड़ा है, क्योंकि उसके आने का आवाज़ जो उसने सुन ली थी। माहिर अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले वैसे ही उसके पीछे खड़ा था और बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में बोला, कैसी हो तुम और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। उसकी बातें सुन दिशा कुछ नहीं बोली, बल्कि वह वैसे ही खड़ी रही।
दिशा को कुछ न जवाब देता देख माहिर वापस बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? दिशा पलटकर उसे जवाब तो देना चाहती थी, पर न जाने क्यों अब वह उससे बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहती। या वह अपने दर्द को छुपा रही थी, या फिर उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाती। उसके दिल और दिमाग में यही सब चलने लगा। दिल तो मानता नहीं था, उसी के तरफ खींचते जाता, पर दिमाग तुरंत कहने लगा, नहीं, यह अब किसी और का हो चुका है, अब इस पर तेरा कोई हक नहीं, तू इस पर अब कोई हक नहीं जता सकती। दिशा को अंदर से घुटन होने लगा और वह लंबी सांस लेते हुए पीछे मुड़ी और माहिर को एक नज़र देख शांत आवाज़ में बोली, ठीक ठाक चल रहा है। चलो, दिशा कुछ तो बोली। माहिर को अच्छा लगा और वह एकदम आगे बढ़ते हुए बोला, पर तुम्हारे टीचर और प्रिंसिपल ने कहा कि तुम कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट कर रही हो। यह तो बहुत अच्छी बात है। यह बात सही था कि दिशा का 1 महीने में बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस देने लगी थी। वह पढ़ाई में पहले से होशियार थी। यहाँ तक कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हुआ उसमें उसने काफ़ी अच्छा स्कोर किए और उसका रिपोर्ट भी माहिर को मिला था। उसकी सारी बातें माहिर को पता चलती थी। यह बात तो दिशा भी जानती थी, पर उसके एग्ज़ाम्स के टीचर भी उसे इन्फॉर्म करते हैं। यह बात सुन तो उसे बहुत अजीब लगा और वह मुस्कुराते हुए माहिर के करीब आई और थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी थी और अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है माहिर जी, अभी अभी आपकी शादी हुआ है, आपको तो हनीमून पर जाना चाहिए और आप हैं कि मेरे एग्ज़ाम्स की रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं। यह बात तो मुझे हजम नहीं हो रहा। माहिर थोड़ा आगे जाते हुए खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो। और रही बात शादी, तो शादी मैंने बहुत एंजॉय किया और कर रहा हूँ। यह सुन दिशा की बोलती बंद हो गया। उसे अंदर से बहुत दुख हुआ, पर खुद को मजबूत करते हुए बोली, मैंने सुना आप हनीमून के लिए नहीं गए, तो मुझे लगता है आप मेरे एग्ज़ाम्स के लिए बैठे रहेंगे। मेरे रिपोर्ट कार्ड क्या आता है? कहीं आपकी शादी का मुझे कोई गहरा सदमा तो नहीं लगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब तो आपने मेरा रिपोर्ट कार्ड देख ही लिया होगा। अब माहिर मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा और उसके सामने आकर खड़ा हो बोला, हाँ, रिपोर्ट कार्ड से तो पता चल ही गया कि तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हो। ऐसे ही करती रहो, आगे चलकर तुम बहुत आगे बढ़ोगी। और आप इतना बोल दिशा गौर से माहिर को देखने लगी। माहिर उसकी बातों का मतलब आजकल बहुत अच्छे से समझने लगा था और वह उसी एटीट्यूड में बोला, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आप पर और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। समझ में आई बात? अब दिशा कैसे चुप रह सकती? उसे भी उसका मन दुखाना था और वह उसके इर्द गिर्द घूमते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी बीवी आपको खुश नहीं कर पा रही, इसलिए आप आज यहाँ? ये सुनते ही माहिर तो अंदर से बौखला उठा और उसे घूर कर देखते हुए तीखी आवाज़ में बोला, जस्ट शट अप। इसके आगे एक शब्द तुम नहीं कुछ बोलोगी। समझ में आई बात? माहिर को भड़कता देख दिशा अब कैसे चुप रह सकती और उसने उसके जले पर नमक डालते हुए बोली, इसका मतलब मैं सही कह रही हूँ। जिस तरह से मैंने आपको खुश की थी, मुझे नहीं लगता आपकी वाइफ आपको उस तरह से खुश रखती है। सही कह रही हूँ ना? माहिर दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, अगर तुम में इतनी समझ होती तो तुम इस तरह से बातें नहीं करती। जब देखो तब तुम बेवकूफ़ों वाली बातें करती रहती हो।
ये सुन दिशा बोली, माना मैं बेवकूफ़ हूँ, पर सच तो बोलती ही हूँ ना, और जो अभी बोली वह भी सच ही बोल रही हूँ। तो क्या आप आज मेरे साथ? दिशा अपनी बात जानबूझकर अधूरी छोड़ दी। वही माहिर गुस्से में उसे ताड़ते हुए बोला, मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वह मुझे बहुत खुश रखती है और मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता हूँ। उसके सिवाय मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम में भी नहीं। उस रात मुझसे एक गलती हो गया, बाकी कुछ नहीं, जो तुम्हारी बेवकूफ़ी में मैं शामिल हो गया। माहिर कहने को तो कह दिया, वहीं दिशा का दिल के कई टुकड़े हो गए और वह तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर फेर ली। माहिर को भी रियलाइज़ हो गया कि उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। माहिर ने तुरंत टॉपिक चेंज करते हुए बोला, मैं 1 वीक के लिए बेंगलुरु जा रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेड या न्यू ड्राइवर से कह देना, क्योंकि विशाल मेरे साथ जा रहा है। दिशा ने माहिर के तरफ नहीं देखी, बल्कि वह जिस तरह से अपनी शक्ल फेरी थी वह उसी तरफ दीवार को घूर कर देख रही थी। अब माहिर को भी कहीं न कहीं बुरा लगने लगा कि उसने अभी कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। पर वह ये भी जानता था कि दिशा चुप होने वालों में से नहीं है। उसे जब भी वह उल्टा शब्द बोलता है तब जाकर वह चुप होती है, वरना चुप होने का नाम नहीं लेती। माहिर जल्दी से उसके कमरे से बाहर निकला और तेज़ी से अपार्टमेंट से भी बाहर आया और जाकर कार में बैठ गया। कार में बैठते ही उसकी नज़र खिड़की के तरफ गया, पर दिशा जिस पोजीशन में खड़ी थी वह वैसे ही खड़ी रही और उसे समझ गया कि माहिर चला गया। अब जाकर उसके आंखों से आंसू निकलने लगा और वह तुरंत बेड पर जाकर लेटकर रोने लगी। अपार्टमेंट में बहुत सन्नाटा रहता था और वहीं माहिर कार में बैठ उसे बहुत बुरा फील हो रहा था कि वह दिशा से अच्छे से बात करने आया था, पर हमेशा दिशा उसका मूड ख़राब कर देती और आज भी उसने वही की। माहिर सोचा था कि आज जाकर वह उससे अच्छे से बातें करेगा, पर कुछ फ़ायदा नहीं। वह अभी भी वही बातें लेकर बैठी है जो अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ बदल नहीं सकता। माहिर ने ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कहा, पर जब कार स्टार्ट हुआ और अपार्टमेंट से बाहर निकला तो उसकी आवाज़ से दिशा को साफ सुनाई दिया, क्योंकि खिड़की ओपन ही था। बेड पर से जल्दी से उठी और दौड़ते हुए खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई, तो बाहर देखी तो कार अब गेट से बाहर निकल गया और दिशा खिड़की के सहारे खड़ी हो अब ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। दिशा जितना इन सब से दूर भागना चाहती थी, पर कभी न कभी अतीत उसके सामने आ जाता और वह इसी तरह दुखी हो जाया करती, और आज भी माहिर के आने से वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई। और माहिर की बातें उसके दिल पर खंजर का काम कर दिया, जब उसने कहा कि उसकी बीवी से बहुत ज़्यादा खुश है और उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करती है। यूँ कहा जाए तो दिशा यह बातें सुनकर जल उठी। उसे कहीं न कहीं बहुत बुरा लगने लगा कि माहिर को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसकी वाइफ़ उसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। वह खुद से रोते हुए बोली, माहिर जी, मुझे में ऐसी क्या कमी थी जो कि आपने मुझे नहीं एक्सेप्ट किया? बताइए माहिर जी, ऐसा क्यों किया आपने? यही सुनना था मुझे कि आप अपने वाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अब आप दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगी, कभी नहीं। वह अकेले कमरे में रो रही थी और खुद से बातें किए जा रही थी। वहीं ड्राइवर कार तेज़ी से चलाते हुए ऑफिस पहुंचा और कार में बैठे माहिर लगातार यही सोच रहा था कि उसे दिशा से मिलने नहीं जाना चाहिए था। यही सब सोचते वह ऑफिस पहुंच गया। वह उसकी बातों को जितना नहीं सोचना चाहता था, पर उसकी बातें बार बार उसके दिमाग में घूमे जा रही थी। इटली रोम सिटी।
एक बड़े से घर में जहाँ पर कुछ लोग खड़े थे और जिसके बॉडी पर पूरा टैटू बना था। टैटू वाले आदमी के सामने एक हट्टा कट्टा चौड़ा लड़का बहुत सारा फ़ोटो निकाल कर टेबल पर रख रहा था। यह फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि एंटोनियो, लूसिया और शगुन के फ़ोटो थे। जब से अथर्वा ने उन्हें परमिशन दिया था घूमने फिरने का और वे तीनों जब से घूम रहे थे, तब से लेकर अभी तक के सारे फ़ोटो जिन लोगों ने उनका पीछा करते हुए निकाला था, वह उस टैटू वाले आदमी के सामने एक एक फ़ोटो रख रहे थे। रेस्टोरेंट से लेकर मूवी, मॉल, हर जगह का ये तस्वीर था। टैटू वाला आदमी बैठ एक एक फ़ोटो बड़े ध्यान से देख रहा था। न जाने क्यों वह शगुन को देखे बहुत घूर कर देखने लगा। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे शगुन उसको वह पसंद आ गई हो। उतने में उसके पीछे से एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहने लड़की आई और पीछे से उसके कान से लेकर उसके बॉडी पर उंगली फेरने लगी। वह जिस तरह से फेर रही थी उसे देख ऐसा लग रहा था वह उसे पूरी तरह सेड्यूस कर रही है। टैटू वाले आदमी ने अपने सामने खड़े हुए लड़के को उंगली से इशारा किया। उसका इशारा पाते ही वह वहाँ से चला गया और उसके जाते ही वह उस लड़की का हाथ पकड़ अपने गोद में बिठा लिया और अपने एक हाथ से उसके गर्दन को पकड़ अपने करीब किया और उसके नर्म होठों पे अपने सख्त होठ रख किस करने लगा। काफ़ी देर तक वे दोनों फ्रेंच किस करते रहे। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा। अब जाकर लड़की का नज़र टेबल पर गया जो बहुत सारे फ़ोटो बिछाए हुए थे। इतने सारे फ़ोटो को देख वह लड़की एक बार टैटू वाले लड़के को देखी जो बड़े गौर से फ़ोटो को देख रहा था और वह उसके होठों पर उंगली फेरते हुए बोली, बेबी क्या हुआ? जब से देख रही हूँ तुम इस लड़की को बहुत घूर के देख रहे हो और मुझे इग्नोर करने लगे हो। अगर ऐसी बात है तो मुझे इस लड़की को ठोकने में टाइम नहीं लगेगा। लड़की के मुंह से इतना सुन टैटू वाला लड़का बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वह जिस तरह से हंस रहा था जैसे कि कोई शैतान हंस रहा हो। अपनी हंसी रोकते हुए बोला, इस लड़की के हाथ में जो रिंग दिख रहा है तुम्हें यह मैरिड रिंग दिखाई दिया? और यह लड़की ऑलरेडी मैरिड है। यह है तो इंडियन दिखाई दे रही है और जो उसके हाथ में रिंग है उसका कॉस्ट क्या तुम्हें पता है? यह रिंग रॉयल फैमिली पहनती है। अब मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ गया कि यह लड़की है कौन और यहाँ इटली में क्या कर रही है। यह सुन वह लड़की बोली, और तुम्हें क्या समझ में आ गया? क्या मुझे अच्छे से समझाओगे? यह सुन वह टैटू वाला लड़का अजीब तरह से मुस्कुराया और बोला, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा, थोड़ा और सब्र करो, मुझे और तह तक जाकर इन सब का पता लगाने दो। आखिर माजरा क्या है? जो दिखाया जा रहा वह सही है या जो मेरा दिमाग कह रहा है वह सही है? नेक्स्ट डे इंडिया, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। सभी के लाइफ बहुत ही नॉर्मल और अच्छे तरीके से बीत रहा था। वीर अब ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और वह ऑफिस से ज़्यादा टाइम वर्क नहीं करता। वह बहुत लेट जाता था और शाम को भी घर जल्दी आ जाता, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग देकर कहा था कि ज़्यादा प्रेशर नहीं लेने के लिए, और उसके घर वाले भी उसे बहुत ज़्यादा केयर करने लगे थे ताकि वह ज़्यादा लोड ना ले, क्योंकि उन्हें पता है जब वह लोड लेने लगता है तो खाना पीना ही छोड़ देता, उसे सिर्फ और सिर्फ प्रेशर लेकर काम करने लग जाता है। वीर के एक्सीडेंट होने के वजह से जो जख्म थे वह अब बिल्कुल ठीक हो गए थे, पर उसे चोट के निशान कहीं कहीं अभी भी दिखाई दे रहा था, जिसके वजह से उसका ट्रीटमेंट चालू था। वहीं उसके कैबिन में मोहित और राशि कंटिन्यू प्रेजेंट रहते थे ताकि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इन दोनों में से उसकी मदद करते रहें।
उन दोनों के रहते हुए वीर भी बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ समझता था और वहीं वीर की फैमिली भी उन दोनों पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब वह दोनों घर आकर दिन भर, यहाँ तक कि टाइम के खिलाफ भी वे दोनों काम करते थे। एक्सीडेंट की वजह से कंपनी को काफ़ी नुकसान हो सकता था, पर उन दोनों ने अपनी जी जान लगाकर कंपनी को वैसे ही बनाए रखा। यहाँ तक कि बाकी के स्टाफ भी बहुत मेहनत किए, पर इन दोनों ने कंपनी को जाकर रोज़ का रोज़ अपडेट देते थे ताकि कंपनी पर कोई साइड इफ़ेक्ट ना पड़े। कोई प्रोडक्शन या सेल मार्केटिंग तक नहीं रुकी, जो उन दोनों को सम्मान मिलना चाहिए। वीर के दादाजी भी उन दोनों को बहुत सराहना देते थे। दोपहर के टाइम में आज वीर की मम्मी बहुत सारा खाना बनाकर बैग में पैक करके ऑफिस आ गई। गार्ड उन्हें वीर के कैबिन में लेकर आया और जैसे अंदर आई उन्होंने देखा कि वीर के लेफ्ट और राइट साइड में मोहित और राशि खड़े थे। वे दोनों कुछ तो नोट कर रहे थे। वीर उन्हें कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। यह देख तो वीर की मम्मी को बहुत अच्छा लगा कि उनके बेटे के साथ यह दोनों हर वक्त रहते हैं, और वीर जैसे अपनी मॉम को कैबिन के अंदर आता देखा तो वह वीर चुप हो गया और मोहित और राशि को बाहर जाने के लिए कहा। वे दोनों बाहर जा पाते कि वीर की मम्मी उन्हें रोकते हुए बोली, अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम तीनों के लिए खाना लेकर आई हूँ। इतने दिनों में तो मुझे भी पता चल गया कि तुम दोनों की क्या पसंद है, तो सोची आज तुम दोनों के लिए भी बनाकर कुछ लेकर चलती हूँ। वीर की मॉम का ये कहना कि राशि और मोहित वीर को देखने लगे। वैसे वीर को गुस्सा तो नहीं आता था, वह कभी एम्प्लॉइज़ में और बॉस में भेदभाव नहीं करता। उसे लगा कि उसकी मॉम को कुछ बात करना है, इसलिए उसने उन दोनों को बाहर जाने के लिए कहा। क्योंकि उसके दादाजी का परवरिश था, वह हमेशा कामगार को भगवान का दर्जा देते थे और वैसे ही वीर भी आदत अच्छी बनी हुई थी। वीर ने जब नोटिस किया कि राशि और मोहित उसे ही देख रहे हैं तो वह अपने आंखों से इशारा किया कि वे दोनों उसकी मॉम के हाथ का खाना खाए। अब कितना भी तो राशि और मोहित के लिए वीर उनका बॉस है, वह उनके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, इसलिए वे दोनों चुप खड़े थे। पर वीर का ऑर्डर पाते ही वे दोनों जल्दी से हाथ धोने के लिए चले गए। तब तक वीर की मॉम ने खाना लगा दिया। वीर के साथ मोहित और राशि भी खाना खाने लगे। अब उन्हें शर्म नहीं आता था, क्योंकि जब वीर के घर में जाते थे तो बिना खाए वीर की मम्मी कभी उन्हें जाने नहीं देती। जब वे तीनों खाना खा रहे थे तो दूर बैठी वीर की मॉम उन्हें बड़े गौर से देख रही थी। उनकी नज़र तो हमेशा राशि पर रहता। वह मन ही मन खुद से कहने लगी, तुम मेरे बेटे के लिए बहुत परफेक्ट हो राशि, और मुझे तुम्हारे संस्कार भी बहुत अच्छे से पता है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि सिर्फ तुम्हारी मम्मी और बाबा इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे, क्योंकि अब मैं तुम दोनों को कोई चांस नहीं देना चाहती। हम बड़े अब एक दूसरे से बात करेंगे। वीर की मॉम राशि के लिए बहुत सारे सपने देखने लगी और वह उसकी फैमिली से भी बात करना चाहती थी। वह यही सब सोच रही थी कि अचानक से उन्हें अपने बेटे का याद आया। अगर कल को जब वीर को यह सब पता चलेगा कि मैं राशि को अपने घर की बहू बनाने के लिए सोच रही हूँ तो मुझे बहुत सवाल जवाब करेगा। इससे अच्छा है कि पहले अपने बेटे को बता देना चाहिए ताकि वह कैसा रिएक्ट करेगा। कुछ ही देर के बाद उन तीनों का लंच हो गया और वीर की मॉम ने वापस सारे डब्बे उस प्लास्टिक बैग में रख दिए। वीर अब फ़ोन पर किसी से बातें करने लगा और उसकी मॉम उसे ध्यान से देख रही थी कि सोचने लगी, अगर उन्होंने अपने बेटे को यह सब बताया तो उसे कितना बुरा लगेगा, आखिर वह क्या कहे।
काफ़ी देर तक वीर की मॉम वैसे ही बैठी रही, वीर को देख रही थी। जब वीर की बातें हो गया, वह अपना कॉल कट किया और अपने मॉम के तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। वह उनके पास आया। वीर अपनी मॉम को घर जाने के लिए कहा। वीर की आवाज़ सुन वीर की मम्मी ने वीर से कहा, वीर बेटा, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना था जो मैं घर पर नहीं कर पा रही, तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस आ जाऊं। वीर की मॉम यही सब सोचकर वीर से जाने के लिए बोली। इतना बोल उन्होंने खाने का बैग उठाया और बाय बोलकर वहां से जाने को हुई। वीर की मॉम जब कार में बैठी तो वह मन ही मन खुश होने लगी। आज जब वीर घर आएगा तो उससे राशि के बारे में बात करेंगे। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।